मैंने कंगन नहीं चुराए बहू जी, मुझ पर दया कीजिए। चुप कर 2 टके के नौकर। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सब सच उगल देगा। खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। जिसे तुम चोर कह रही हो, यह इस घर का नौकर नहीं, भगवान है। रात के करीब 10 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन रायजादा मैंसन के आलीशान दीवान एक खास में उससे कहीं ज़्यादा शोर मचा हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट से ज़्यादा तेज आवाज़ थी रिया की, जो घर की नई बहू थी। वह सोफे पर बैठी थी, चेहरा गुस्से से लाल था और उसके सामने फर्श पर सिर झुकाए हाथ जोड़े एक बुजुर्ग खड़े थे। राम सिंह। राम सिंह की उम्र 70 के पार रही होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल और शरीर पर एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी सफ़ेद कमीज। पिछले 40 सालों से वह इस घर का हिस्सा थे। पहले रायजादा साहब के पिताजी की सेवा की, फिर रायजादा साहब की और अब उनके बेटे आर्यन और बहू रिया की। लेकिन आज उनके 40 साल की तपस्या और वफादारी एक पल में तार तार हो गई थी। आरोप छोटा नहीं था। रिया के हीरे के कंगन जो उसे मुंह दिखाई में मिले थे गायब थे, और शक की सुई सीधा राम सिंह पर थी। अरे कोई पुलिस को फ़ोन लगाओ, कब से खड़ा नाटक कर रहा है ये बुढ़ा, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। उससे अपनी सासू माँ सुमित्रा देवी की तरफ देखा, जो डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। मम्मी जी आप क्यों चुप हैं? आप ही ने सिर चढ़ा रखा है इन नौकरों को। आज कंगन गए हैं, कल तिजोरी साफ कर देंगे। सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, बहू, राम सिंह भैया तो तब से हैं जब आर्यन का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने कभी एक पैसा नहीं उठाया। बस बस यही तो दिक्कत है। रिया ने बात काट दी। पुराने वफादार ही सबसे बड़े सांप होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये मेरे कमरे की सफाई कर रहे थे और अब कंगन गायब है। राम सिंह ने आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपने कांपते हाथ जोड़ रहे थे। बहू जी, मैं तो बस झाड़ू लगाने गया था, मुझे नहीं पता कंगन कहाँ है। मैंने तो आज तक इस घर का नमक खाया है, मैं नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? आर्यन, जो अब तक चुपचाप अपने मोबाइल में लगा था, झल्लाते हुए उठा। उसे अपनी पत्नी की चीख पुकार और नौकर का रोना दोनों से चिढ़ हो रही थी। वह राम सिंह के पास आया और उनका कॉलर पकड़ लिया। काका, इज्जत से दे दो तो ठीक है, वरना पुलिस की मार बुढ़ापे में बर्दाश्त नहीं होगी। आर्यन ने बिना किसी लिहाज के कहा। वह वही आर्यन था जिसे राम सिंह ने अपने कंधों पर बिठाकर पूरा शहर घुमाया था, जिसे साइकिल चलानी सिखाई थी। आज वही आर्यन उन्हें चोर समझ रहा था। राम सिंह ने आर्यन की आंखों में देखा। अब उन आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ शक था। आर्यन बाबा, तुम तो मुझे जानते हो ना? मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। रिश्तेदारी मत निकालो अभी। आर्यन ने उन्हें धक्का दिया। राम सिंह लड़खड़ाकर पीछे गिरे। उनकी कोहनी दीवार से टकराई और खून रिसने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने राम सिंह को उठाने की जहमत नहीं उठाई। रिया ने नाक सिकोड़ ली। लो, अब सहानुभूति बटोरने का नया नाटक। आर्यन, पुलिस को बुलाओ, मुझे मेरे कंगन चाहिए या फिर यह आदमी जेल जाएगा। आर्यन ने फ़ोन निकाला। उसने नंबर डायल करना शुरू ही किया था कि तभी घर का मुख्य दरवाज़ा धड़ाम से खुला। तेज हवा और बारिश की बौछारों के बीच दरवाजे पर एक रौबदार शख्सियत खड़ी थी। भींगा हुआ कोट, हाथ में छड़ी और चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा जो बादलों की गरज से ज़्यादा खौफनाक था। वह थे घर के मुखिया दीनानाथ रायजादा। वह आज ही शहर से बाहर गए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बीच रास्ते से लौट आए थे। उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा। जमीन पर गिरे खून से लथपथ राम सिंह, गुस्से से तमतमाई रिया और पुलिस को फ़ोन मिलाता आर्यन। यह क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? दीनानाथ जी की आवाज़ गूंजी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि बुजुर्गों का अपमान सबसे बड़ा पाप है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं, हम हर रोज़ आपके लिए लाते हैं। रिया तुरंत अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ी। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, इस राम सिंह ने मेरे हीरे के कंगन चुरा लिए और अब मान भी नहीं रहा। हम पुलिस को बुला रहे हैं। दीनानाथ जी ने अपनी भींगी हुई छड़ी एक तरफ रखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी नज़रें राम सिंह पर टिकी थी, जो दर्द से कराह रहे थे, लेकिन मालिक को देखकर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। मालिक, मैंने राम सिंह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गला रुंध गया। दीनानाथ जी ने आर्यन की तरफ देखा। तूने पुलिस को फ़ोन किया? आर्यन थोड़ा सहम गया। हाँ पापा, मतलब चोरी हुई है तो पुलिस ही देखेगी ना, घर के नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। दीनानाथ जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, कड़वी और दुखद। नियम बराबर, ठीक है। वह राम सिंह के पास गए और खुद झुककर उन्हें सहारा देकर उठाया। रिया और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। दीनानाथ जी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और राम सिंह की बहती हुई कोहनी पर बांध दिया। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? यह चोर है, रिया चिल्लाई। दीनानाथ जी ने पलटकर रिया को देखा। उनकी आंखों में अंगारे थी। चोर कौन है और साहूकार कौन, इसका फैसला आज होगा। आर्यन, जा मेरी तिजोरी से लाल वाली फाइल लेकर आ। फाइल?
अभी। आर्यन समझ नहीं पाया। जाओ, दीनानाथ जी ने दहाड़ा। आर्यन डरते डरते ऊपर गया और 5 मिनट में एक पुरानी लाल फाइल लेकर लौटा। दीनानाथ जी ने फाइल हाथ में ली और सोफे पर बैठ गए। उन्होंने राम सिंह को अपने बराबर में सोफे पर बैठने का इशारा किया। नहीं मालिक, मेरी जगह आपके चरणों में है। राम सिंह ने हाथ जोड़ लिए। आज नहीं राम सिंह, आज तू वहीं बैठेगा जहां तेरा हक है। दीनानाथ जी ने जबरदस्ती उन्हें सोफे पर बिठाया। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। एक नौकर उनके मखमली सोफे पर। दीनानाथ जी ने फाइल खोली, उसमें से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज निकाला। आर्यन, दीनानाथ जी ने गंभीर आवाज में पूछा, तुझे याद है जब तू 7 साल का था, तेरे दोनों गुर्दे किडनी खराब हो गए थे? आर्यन चौंक गया। हाँ पापा, मुझे याद है। आपने बताया था कि एक बहुत बड़े डोनर ने मुझे गुर्दा दिया था, लेकिन उसने अपना नाम गुप्त रखा था। हाँ, दीनानाथ जी ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मेरा और तेरी माँ का ब्लड ग्रुप तुझसे मैच नहीं करता था। पैसे बहुत थे मेरे पास, लेकिन तेरी जान बचाने वाला कोई नहीं था। तब एक आदमी सामने आया था। दीनानाथ जी की आवाज़ भारी हो गई। उस आदमी ने अपना एक गुर्दा तुझे दिया, बदले में उसने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैंने उसके सामने दौलत का ढेर लगा दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी। क्या शर्त? रिया ने धीमे स्वर में पूछा। माहौल का तनाव अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने कहा था। दीनानाथ जी ने राम सिंह की तरफ देखा। उसकी आंखें अब जमीन पर गड़ी थी। उसने कहा था, साहब, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे एक हादसे में चल बसे। मैं अकेला हूँ। मुझे बस अपने घर में एक कोने में रहने की जगह दे दो। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस मुझे इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने देना। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीमे धीमे राम सिंह की तरफ मुड़ा। पापा, आप कहना चाहते हैं कि? हाँ, दीनानाथ जी की आवाज फटी। वो डोनर कोई और नहीं, यही राम सिंह है। जिस आदमी को तुमने अभी धक्का दिया, जिस पर तुमने चोरी का इल्जाम लगाया, उसी के दिए हुए गुर्दे की बदौलत आज तुम जिंदा खड़े हो आर्यन। उसी के खून से तुम्हारी सांसें चल रही है। रिया सोफे पर ही जम गई थी। उसे अपनी कही हुई एक एक बात अब किसी तमाचे जैसी लग रही थी। 2 टके का नौकर, चोर, ये शब्द अब उसके कानों में चुभ रहे थे। दीनानाथ जी ने फाइल मेज पर पटकी। और तुम कहते हो इसने कंगन चुराए? अरे मूर्ख, जिस दिन इसका ऑपरेशन हुआ था, मैंने इसके नाम शहर के बाहर वाली अपनी 10 एकड़ जमीन कर दी थी। मैंने सोचा था कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। आज उस जमीन की कीमत तुम्हारे उन कंगनों से 100 गुना ज्यादा है। यह करोड़पति है, लेकिन इसने आज तक वो कागज छुआ भी नहीं। यह चाहता तो महलों में रह सकता था, लेकिन यह नौकर बनकर रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे तुमसे प्यार था। इसने तुम्हें अपना बेटा माना था। राम सिंह सिसक कर रोने लगे। मालिक, क्यों बताया आपने? मैंने कसम दी थी आपको। कसम तो आज टूट गई राम सिंह, दीनानाथ जी ने भरे गले से कहा। जब मेरा बेटा अपने ही जीवनदाता का गला पकड़ने लगा तो मेरा चुप रहना पाप होता। आयरन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे वह पल याद आया जब बचपन में वह बीमार पड़ता था तो राम सिंह सारी सारी रात उसके सिरहाने बैठकर पंखा झेलते थे। उसे याद आया कि कैसे राम सिंह अपनी हिस्से की मिठाई भी आर्यन को खिला देते थे। वह जिसे नौकर समझता रहा, वह असल में उसका दूसरा पिता था। आत्मग्लानि का ऐसा सैलाब उमड़ा कि आर्यन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह दौड़कर राम सिंह के पैरों में गिर पड़ा। काका, नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सिर राम सिंह के पैरों पर रख दिया। मैं अंधा हो गया था। मैंने अपने भगवान को नहीं पहचाना। आप मुझे मार लीजिए, सजा दीजिए, लेकिन मुझे अपनी नज़रों से मत गिराइए। राम सिंह ने अपने कांपते हाथों से आर्यन को उठाया। उन्होंने उसे गले लगा लिया। अरे पगले, बच्चे कितनी भी गलतियां करे, माँ बाप कभी नाराज नहीं होते। तू तो मेरा राजा बेटा है। रिया, जो अब तक अपने घमंड में चूर थी, सरों से पानी पानी हो गई। वह उठी और सिर झुकाकर राम सिंह के पास आई। काका, मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके बारे में इतना बुरा भला कहा। राम सिंह ने रिया के सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बहू, घर में बर्तन तो खटकते ही हैं। बस कभी किसी गरीब की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। ईमानदारी कपड़ों में नहीं, संस्कारों में होती है। तभी कमरे के कोने में रखे एक बड़े फूलदान फ्लावर वेस के पीछे से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सुमित्रा देवी ने जाकर देखा, वहां रिया के कंगन पड़े थे। अरे ये देखो, सुमित्रा देवी ने कंगन उठाते हुए कहा। ये तो यहाँ गिरे पड़े हैं। शायद जब रिया अपना बैग सोफे पर पटक रही थी तब उछल कर गिर गए होंगे। सबकी नजरें उन कंगनों पर गई। जिन कंगनों के लिए इतना हंगामा हुआ वे वहीं थे, लेकिन आज उन हीरो की चमक राम सिंह के त्यागी हुई जिंदगी के सामने फीकी पड़ गई थी। दीनानाथ जी ने एक फैसला लिया। कल से इस घर में एक बदलाव होगा। सबने उनकी तरफ देखा। राम सिंह अब सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहेगा, दीनानाथ जी ने ऐलान किया।
वह अब घर के उस कमरे में रहेगा जो आर्यन के कमरे के ठीक बगल में है, और आज से कोई भी इसे राम सी कहकर नहीं बुलाएगा। ये इस घर के बड़े हैं, आर्यन के बड़े पापा हैं। रिया ने आगे बढ़कर कंगन राम सी के हाथों में रख दिए। काका, ये कंगन मैं नहीं पहन सकती, यह मेरी गलती और आपकी महानता की निशानी है। आप इसे रखिए या जिसे चाहे दान कर दीजिए। अब मेरे लिए सबसे बड़ा गहना आपका आशीर्वाद है। उस रात बारिश तो थम गई, लेकिन रायजादा परिवार के आंखों से पश्चाताप की बारिश काफी देर तक होती रही। जिस घर में राम सी को 2 टके का नौकर समझा जाता था, आज उसी घर में उन्हें सिंहासन मिला। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख अभी बाकी है। उससे पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली सुबह नाश्ते की मेज का नज़ारा बदला हुआ था। हमेशा कोने में खड़े होकर इंतजार करने वाले राम सिंह आज डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। आर्यन अपने हाथों से उन्हें पराठा परोस रहा था और रिया उनके लिए चाय बना रही थी। राम सिंह को संकोच हो रहा था, लेकिन आर्यन ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, इतने साल आपने हमें खिलाया, आज हमें मौका दीजिए। यह कर्ज तो 7 जन्मों में नहीं उतरेगा, लेकिन सेवा करने का हक तो है ना। राम सिंह ने एक निवाला मुंह में लिया। उनकी बूढ़ी आंखों में से एक आंसू टपका और चाय की प्याली में मिल गया। वह आंसू दुख का नहीं, संतोष का था। उन्हें अपना परिवार, अपना बेटा वापस मिल गया था। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के कपड़ों और उनकी हैसियत से उनके चरित्र को नहीं तौलना चाहिए। कई बार जो लोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा त्याग करते हैं, वही सबसे ज़्यादा खामोश रहते हैं। जल्दबाजी में किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द और व्यवहार वो घाव देते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। अपने घर के बुजुर्गों और सहायकों का सम्मान करें, क्योंकि हो सकता है आप जिसे कांच का टुकड़ा समझ रहे हो वो असल में कोहिनूर हीरा हो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जय हिंद या माता पिता की जय लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।